एवरीबॉडी वेलकम टू स्टडी अब लेट्स क्रैक इट यूट्यूब चैनल। तो ये चैप्टर 16 डीएवी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। ये जो है ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग एप्लीकेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले का जो भी टॉपिक है मैंने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पेज नंबर 289 पर आपका एप्लीकेशंस दिया हुआ है। एप्लीकेशंस हम लोग को किसका पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइसिस का पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस सबको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। डिटेल एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में मैंने किया हुआ है पार्ट 1 में। यहाँ पर मैं क्विक में आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? जब कोई सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उस सॉल्यूशन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ओके, तो ये मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोग को बता दिया क्विक में। इसका डिटेल्ड वीडियो जो है ये आपका फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशंस हम लोग को पढ़ना है। मतलब एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशंस का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो ये प्रोसेस है इसका हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। हम लोग जानते हैं कि मेटल जो होते हैं वो उनके ओर्स से निकाले जाते हैं। ओके, ओर क्या होता है आपको पता होगा, चैप्टर 3 में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ओके, ओर क्या होता है? वो ओर एक टाइप का पत्थर ही होता है जिसमें से मेटल्स को निकाला जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं आयरन का, आयरन को हम लोग क्या लिखते हैं? Fe लिखते हैं। ठीक है, Fe इसका सिंबल होता है फेरस, फेरम। ओके, तो Fe लिखते हैं हम लोग आयरन का। ये आपका जो मेटल है ये आपका निकलता है हेमाटाइट नाम के ओर से। ओके, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव ओर से निकलते हैं। मतलब कि ये जो आयरन है ये किसी भी ओर से नहीं निकलेगा, अपना जो रिस्पेक्टिव हेमाटाइट का ओर है, ओके, हेमाटाइट का जो ओर है उसी से निकलेगा। ये आपको पता चल गया होगा, ये आपको पहले से पता भी होगा। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है इसका यूज़ किया जाता है मेटल्स को उनके रिस्पेक्टिव ओर्स से निकालने में। ओके, जैसे कि कुछ मेटल्स का एग्जांपल दिया हुआ है। एल्यूमिनियम को जैसे निकालते हैं हम लोग बॉक्साइट के ओर से, किसकी मदद से? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की मदद से। वैसे ही सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब भी इसी प्रोसेस से निकाला जाता है उनके रिस्पेक्टिव ओर्स से। दूसरा हम लोग को दिया हुआ है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। रिफाइनिंग का मतलब क्या हुआ? प्योर करना। यानी कि मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब प्योर बनाते हैं तो वो आपका हो जाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग प्योर मेटल्स को निकालते हैं, ऑब्टेन करते हैं इम्प्योर वाले से। ओके, तो इसमें आप लोग को एक एग्जाम्पल की मदद से बताया गया है कॉपर के। मैं इसको अच्छे से, पहले मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले लिया है। ये आपका एक कंटेनर हो गया और इसमें मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे दो रॉड्स हो गए, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, पता है सबको। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। ये हम लोग का मान लेते हैं बैटरी से कनेक्ट हो गया। ये आपका पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव। ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप बन गया। अब हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना है। किसका? कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना है, जिसको हम लोग Cu बोलते हैं, कॉपर। इसी का हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना है। यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, ऑरेंज। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना है कॉपर का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसमें आगे आपका कॉपर लगा होगा। जैसे कॉपर सल्फेट ले सकते हैं या फिर कॉपर नाइट्रेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोगों ने क्या किया, कॉपर सल्फेट लिया। और भी सारे सॉल्यूशंस होते हैं बहुत सारे जिसमें आगे कॉपर लगा होता है,
कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, इन सब को छोड़ के भी। तो कॉपर सल्फेट हम लोग लेते हैं CuSO4। ओके, CuSO4 हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, कॉपर को प्योर करना है। तो ये जो आपका प्योर वाला कॉपर होगा, इसमें हम लोग को दो टाइप का कॉपर चाहिए, एक होगा आपका इम्प्योर और एक होगा आपका प्योर। तो ये जो आपको प्योर वाला कॉपर होगा ये आपका जाएगा कैथोड पे, यानी कि आपका निगेटिव वाले पे जाएगा। और ये जो आपका इम्प्योर कॉपर होगा, इम्प्योर कॉपर होगा, ये आपका जाएगा किस पे, पॉजिटिव वाले पे, यानी कि एनोड पे जाएगा। इसको मैं फिर से बता देता हूँ, इम्प्योर वाला कॉपर आपका जाएगा एनोड पे यानी पॉजिटिव वाले पे, और प्योर वाला आपका कॉपर जाएगा कैथोड पे यानी निगेटिव वाले पे। और सॉल्यूशन हम लोग कौन सा लेंगे, कॉपर का ही कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, ETC। ओके, तो हम लोग का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस होगा। ये मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। अब आगे देखते हैं। थर्ड नंबर पर आपका आ जाता है इलेक्ट्रो प्लेटिंग। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, और प्लेटिंग का मतलब होता है पतला लेयर चढ़ाना। ओके, तो इसका मीनिंग से आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब हम लोग पतला लेयर चढ़ाते हैं तो उसी को इलेक्ट्रो प्लेटिंग बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग पतला लेयर चढ़ाते हैं किसी भी मेटल का दूसरे मटेरियल पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये ग्लास है, ये आपका किससे बना हुआ है, ये मान लेते हैं अब हम लोग का टीन से बना हुआ है। टीन आपका पता है एक मेटल है, तो ये ग्लास आपका टीन से बना हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, मेरे को मन है कि इसके बाहर में हम लोग, बाहर वाले साइड में हम लोग गोल्ड का प्लेटिंग करवाएं। तो यहाँ पे हम लोग गोल्ड का प्लेटिंग करवा सकते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग की मदद से। ओके, इलेक्ट्रो प्लेटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी मेटल का प्लेटिंग किसी भी दूसरे मटेरियल पे करवा सकते हैं। कैसे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा के। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रो प्लेटिंग क्या होता है। इसके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ये एक्टिविटी की मदद से आपको यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए आपका कैसा सेटअप होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आगे और बताया गया है कि इलेक्ट्रो प्लेटिंग जो होता है ये आपका कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी की मदद से ही आपको बताता हूँ, ये आपका जो फिगर दिया हुआ है इसकी मदद से ही आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रो प्लेटिंग कैसे होता है। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये जो जिंक का रॉड है इसको हम लोग को इलेक्ट्रो प्लेटिंग करना है। इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, कॉपर चढ़ाना है। ओके, ये मान लेते हैं हम लोग, ये आपका जिंक का रॉड दिया हुआ है और इसके ऊपर हम लोग को कॉपर का प्लेटिंग करना है। इस जिंक रॉड के ऊपर हम लोग को क्या करना है, कॉपर का प्लेटिंग करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या सेटअप बनाएंगे ये हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहले ये आपको एक बीकर ले लेना है और इसमें आपको सॉल्यूशन लेना है। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, कॉपर का जो लेयर है वो इस जिंक के ऊपर चढ़ाना है। कॉपर का लेयर चढ़ाना है तो हम लोग ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसमें आगे आपका कॉपर लगा होगा। जैसे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। आगे कॉपर लगा होना चाहिए और वो एक सॉल्ट होना चाहिए। ओके, तो कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं हम लोग कॉपर का उस सॉल्यूशन में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चाहे तो हम लोग ये जो सल्फ़र है, सल्फेट, तो इस नाम का जो एसिड होता है, जैसे हम लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो ये हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये और भी कंडक्टिव बन जाएगा। तो ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं कि इसको और कंडक्टिव बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका लास्ट वाला वर्ड है कॉपर के बाद जो है ये आपका क्या है, सल्फेट है। तो इससे जो मिलता जुलता वाला है ये आपका क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4। तो ये आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं इस सॉल्यूशन में और इसको कंडक्टिव बनाने के लिए। ये आपकी बेसिक बातें होगी। कॉपर का हम लोग को प्लेटिंग करना है जिंक के ऊपर, तो हम लोग एनोड वाले पे यानी पॉजिटिव वाले पे क्या करेंगे, कॉपर को लेंगे, कॉपर का प्लेट। और जिस चीज़ पर हम लोग को करना है प्लेटिंग, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे जिंक पे प्लेटिंग करना है तो इसको हम लोग किस पे लेंगे, इसको हम लोग कैथोड पे लेंगे यानी कि
निगेटिव वाले पे लेंगे। और ये हम लोग को कैसा सॉल्यूशन लेना है, कॉपर वाला सॉल्यूशन लेना है। जिस चीज़ का प्लेटिंग करना है उसी का सॉल्यूशन लेंगे। कॉपर का प्लेटिंग करना है हम लोग को जिंक के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे कॉपर का सॉल्यूशन लेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। ये आप लोग को सेटअप समझ में आ गया होगा। जिसका प्लेटिंग करना है उसको आपको निगेटिव पे रखना है, जिसका प्लेटिंग करना है, और जिस चीज़ से प्लेटिंग करना है, कॉपर को इस पे चढ़ाना है ना जिंक पे, तो जिस चीज़ से प्लेटिंग करना है वो आपका पॉजिटिव वाले पे होगा। और सॉल्यूशन आपको कैसा लेना है, सॉल्यूशन आपको लेना है जो आपका एनोड पर हो, एनोड यानी पॉजिटिव वाले पे जो आपका हो। जैसे यहाँ पे कॉपर है तो आपको कॉपर के सॉल्ट का ही सॉल्यूशन लेना है, एनोड के सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना है। ओके, जैसे यहाँ पे कॉपर था तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोगों ने लिया है। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि ये जो डिपोजिशन है ये आपका कैसे हो रहा है इलेक्ट्रोड पे। ओके, यानी कि ये जो रॉड है इस पे आपका डिपोजिशन कैसे हो रहा है, इसी को आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे अच्छे से बुक में बताया हुआ है कि ये आपका कैसे होता है। मैं यहाँ पे अच्छे से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, आप अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। ओके, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आपका ये जो है, आपका ये जो सॉल्यूशन है इसमें जब आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, कॉपर सल्फेट है तो ये आपका कॉपर में टूटेगा और यहाँ पे सल्फर में टूटेगा। क्या बोला मैंने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो ये आपका कॉपर में टूटेगा और सल्फेट में टूटेगा। तो कॉपर का हम लोग को पता है Cu होता है, और सल्फेट का भी हम लोग को पता है SO4 होता है। ओके, तो इसमें आपका एक का पॉजिटिव होगा और एक का आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका निगेटिव होता है। निगेटिव आयंस में ये टूटेगा आपका सल्फेट मतलब सल्फर, और ये जो आपका कॉपर ये आपका पॉजिटिव आयंस में टूटेगा। तो ये जो पॉजिटिव आयन वाला होगा यानी कॉपर जो है यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका जाएगा कहाँ की तरफ, निगेटिव वाले की तरफ। निगेटिव वाले पे क्या है, यहाँ पे जिंक है, तो जिंक के ऊपर यही आपका सटना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेगा तो ये जो कॉपर सल्फेट होगा वो आपका क्या करेगा, Cu के पॉजिटिव वाले आयंस में, और ये जो सल्फेट है ये आपका SO4 के निगेटिव वाले आयंस में टूटेगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जैसा कि हम लोग को पता है ये क्या है, आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा कहाँ जाता है, निगेटिव वाले की तरफ। तो निगेटिव टर्मिनल पे हम लोग का क्या लगा हुआ है, यहाँ पे जिंक लगा हुआ है। तो ये जो कॉपर होगा ये आपका कहाँ जाएगा, जिंक की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। Cu आपका जो ये कॉपर है ये आपका कहाँ जाएगा, अब जिंक की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, जिंक के ऊपर सटना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये जो आपका SO4 है, ये जो आपका SO4 निगेटिव में है ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि ये आपका कहाँ जाएगा, कॉपर की तरफ जाएगा। SO4 कहाँ जाएगा, आपका ये निगेटिव वाला आयन है तो ये आपका पॉजिटिव की तरफ जाएगा, कॉपर की तरफ। तो जब ये कॉपर और SO4 ये दोनों मिलेगा तो फिर से ये क्या बना देगा, कॉपर सल्फेट बना देगा। ये जब ये कॉपर और ये जो SO4 निगेटिव में है और ये कॉपर पॉजिटिव में है, ये दोनों जब फिर से मिलेंगे, जैसे कि हम लोग को पता है कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है कॉपर, तो दोनों को तो मिलना ही है। ओके, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो ये फिर से क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की वजह से ये फिर से टूटेगा कॉपर में और ये फिर से टूटेगा आपका सल्फर में। तो ये कॉपर आपका फिर से इस पे जाके सटना स्टार्ट कर देगा निगेटिव वाले टर्मिनल के ऊपर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है सारा काम। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे यही चीज़ें को बताया हुआ है। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कुछ कंडीशंस दिया हुआ है जो फुलफ़िल होना चाहिए। तो मैंने सारे कंडीशंस को तो वैसे बता दिया, लेकिन ये 3 कंडीशंस आपको याद करके रख लेना है अपने दिमाग में। तो पहला कंडीशन है, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड शुड बी मेड द कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि जिसको हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, यानी कि जिसके ऊपर हम लोग को लेयर चढ़ाना है, उसको हम लोग कैथोड वाले पे रखेंगे, यानी कि निगेटिव वाले पे रखेंगे। ओके, यहीं पे यहाँ पे यही बताया है। सेकेंड में बोल रहा है द एनोड इज मेड अप ऑफ दैट प्योर मेटल। यहाँ पे बोल रहा है कि जो एनोड होगा, यानी कि जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाले पे जो हम लोग मेटल लेंगे वो आपका प्योर मेटल होना चाहिए। ओके, थर्ड नंबर पे आपको बोल रहा है कि जो हम लोग सॉल्यूशन लेंगे वो आपका किसका सॉल्यूशन होना चाहिए, एनोड मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, ये जो आपका डायग्राम है इसकी मदद से मैं बताता हूँ फिर से। यहाँ पर यही बोल रहा था थर्ड वाले पॉइंट में कि जो आपका ये सॉल्यूशन लेना है, ये सॉल्यूशन आपका जो लेना है, ये आपका ऐसा सॉल्यूशन होगा जो आपका एनोड का सॉल्यूशन होगा। यानी कि एनोड पर अगर आपका यहाँ पे कॉपर है तो यहाँ पे आपको कॉपर का ही कोई एक सॉल्यूशन लेना है जो कि कॉपर का कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा। तो कॉपर सल्फेट हम लोग जानते हैं कि एक सॉल्ट है, तो यहाँ भी हम लोग एनोड पर जो भी लगा होगा मेटल, उसी के मेटल का सॉल्ट का सॉल्यूशन हम लोग लेंगे। कॉपर है तो कॉपर के सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे। दूसरा कोई मेटल होता, एल्युमिनियम होता, तो एल्युमिनियम के सॉल्ट का मेटल यहाँ पे हम लोग लेते। यहाँ पे यही बताया गया है। उसके बाद देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड नीड्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, यहाँ पे एप्लीकेशंस देखने, यानी कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना है। पहला है टू इम्प्रूव और अल्टर देयर अपीयरेंस, यानी कि कोई भी अगर चीज़ है उसका हम लोग को अपीयरेंस को और अच्छा करना है तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वी ऑल हैव सीन द शाइनिंग हैंडल्स ऑफ बाइसिकल्स एंड बाथ टैप्स। जो हम लोग ने बहुत सारे शाइनिंग हैंडल्स को देखा हुआ है बाइसिकल्स के, यानी कि जो हम लोग साइकिल चलाते हैं उसमें जो हैंडल्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं कि शाइन करता रहता है। और जो बाथ टैप्स होते हैं, यानी कि जो नल होते हैं, वो भी हम लोग के क्या होते हैं, शाइन करते हुए दिखाई देते हैं। हम लोग को लगता है कि वो सब शाइन कर रहे हैं, लेकिन वो सब बने होते हैं आयरन के। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टैप है, ये आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये शाइन कर रहे हैं, लेकिन ये बना हुआ है आयरन का। तो इसका शाइन करने के पीछे का राज है कि ये जो होते हैं ये सब क्रोमियम या फिर निकल के जो थिन लेयर है इसके ऊपर चढ़ाया होता है। क्रोमियम या फिर निकल, ये दोनों आपके शाइनिंग मेटल्स हैं। ओके, ये दोनों आपके शाइन करते रहते हैं। तो ये जो आयरन है इसके ऊपर आपका क्रोमियम या फिर निकल का एक पतला सा प्लेटिंग चढ़ाया रहता है, जिसकी वजह से इनका अपीयरेंस अच्छा हो जाता है, ये सब शाइन करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि जो बेस मेटल्स होते हैं, बेस मेटल्स यानी कि ऐसे मेटल्स होते हैं जो उतने महंगे नहीं मिलते हैं, उनके ऊपर कोई प्रीशियस मेटल्स होते हैं उनको कोटिंग किया जाता है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई, इसी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये जो ग्लास है ये मान लेते हैं कोई भी बेस मेटल से बना हुआ है, यानी कि उसका प्राइस जो है वो बहुत कम है उस मेटल का। इसके ऊपर मान लेते हैं कि हम लोग गोल्ड का प्लेटिंग करवा देते हैं। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इस ग्लास के ऊपर हम लोग गोल्ड का प्लेटिंग करवा देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका अपीयरेंस और अच्छा हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे बताया गया कि अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का दूसरा काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी ऐसा कोटिंग चढ़ाना जिससे वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसको प्रोटेक्शन मिले। या फिर दूसरा काम होता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ओके, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग का टैप होता है, नल होता है, या फिर जो हम लोग का कार का बम्पर्स होता है, या फिर साइकिल का जो हैंडल होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। इस पर आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें क्रोमियम का प्लेटिंग चढ़ाया होता है। उसके बाहर में जो भी मेटल है उसके बाहर में आपका क्रोमियम का प्लेटिंग चढ़ाया होता है। तो पहला तो आपको पता है क्रोमियम जो है ये एक शाइनिंग मेटल है, शाइनिंग प्रोवाइड करता है, मतलब कि उसके अपीयरेंस को अच्छा करता है। तो ये तो आपने पहले पॉइंट में पढ़ लिया है। लेकिन क्रोमियम का ये जो लेयर है इसको चढ़ाने का
दूसरा रीज़न भी होता है। दूसरा रीज़न क्या है कि ये इसको कोरोजन से बचाता है, यानी कि जंग लगने से बचाता है। ये क्रोमियम क्या करता है, इसको जंग लगने से बचाता है। और इसके साथ साथ क्या करता है, वियर एंड टीयर से बचाता है, यानी जो कटना टूटना ये सब होता है या फिर स्क्रैच जो होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मेटल्स पे स्क्रैच पड़ जाते हैं। ओके, बहुत सारे मेटल्स पे आप लोगों ने देखा होगा कि स्क्रैच पड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे किसी ऐसे मेटल से जिस पे स्क्रैच नहीं पड़ता है, तो इस केस में क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा। ओके, तीसरा देखते हैं टू मिनिमाइज द कॉस्ट। यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हम लोग कराते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी मेटल होता है उसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं, किसी दूसरे मेटल का लेयर चढ़वाते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि जैसे कि ये एक मेटल है, ये ग्लास है, ये किसी भी मेटल से बना हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग गोल्ड का प्लेटिंग चढ़ा सकते हैं। इसके अंदर साइड में भी और बाहर साइड में भी क्या कर सकते हैं, गोल्ड का या फिर सिल्वर का प्लेटिंग चढ़ा सकते हैं, अगर हम लोग पूरा जो ये ग्लास है इसको गोल्ड का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खरीदना। ओके, तो इसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। आप लोगों ने ऐसे मेटल्स को देखा होगा जो कि बहुत महंगे मिलते हैं, जैसे क्या क्या होते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम, निकल और क्रोमियम। ये सारे मेटल जो है, ये सारे मेटल्स महंगे होते हैं। तो इन सारे मेटल्स से बने हुए चीज़ें भी क्या होंगी, महंगी मिलेंगी। लेकिन अगर कोई भी हम लोग बेस मेटल लेते हैं, बेस मेटल का मतलब ऐसे मेटल जो आसानी से मिल जाते हैं, जिनका प्राइस कम होता है, तो कोई भी बेस मेटल लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग गोल्ड का प्लेटिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या लगेगा कि लगेगा ऐसा कि वो गोल्ड से ही बना हुआ है, लेकिन उसका प्राइस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अंदर और बाहर साइड में ही बस उसमें गोल्ड का पतला सा लेयर चढ़ाया हुआ है। वो असलियत में गोल्ड का नहीं बना है, उस पर पतला सा लेयर चढ़ाया है। तो ये जो पतला सा लेयर है गोल्ड का, उसी का पैसा लगेगा बस। तो इसी वजह से क्या होगा, उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जो है, जो आज के टाइम पे बन रही है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है गोल्ड या फिर सिल्वर का। कोई भी मेटल होता है उसके ऊपर गोल्ड या सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है फैराडेज डिस्कवरी। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि फैराडे जो थे, इनका बहुत ज़्यादा नाम है इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं 1831 में माइकल फैराडे ने एक फेनोमिना को डिस्कवर किया, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो कि वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला था। किसमें, 1831 में माइकल फैराडे ने। उसी साल में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ हेनरी। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट, कुछ ऐसा ही डिस्कवरी किया था। ये जो फेनोमिना था वो बाद में जाके, यानी कि अभी के टाइम में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे, बड़े स्तर पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, ये जो फैराडे जो डिस्कवरी किए थे अपना, इसी की मदद से। ओके, तो देखते हैं इनका डिस्कवरी क्या था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर फैराडे नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली भी नहीं होती, ऐसा बोला गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा योगदान है इनका। क्लास 7 में आप लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हुआ है। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता था कि यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट है, ये मैग्नेटिक करंट में, मैग्नेटिक एनर्जी में मान लेते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी में क्या होता था, कन्वर्ट हो जाता था या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट करता था। ओके, जैसे कंपास का जो नीडल होता है उसको डेविएट कर देना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पास करवाते थे तो उसके वजह से कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते थे, कुछ मैग्नेटिक एनर्जी बनता था। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती थी, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती थी। फैराडे ने क्या किया कि ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है इसकी मदद से उन्होंने इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाया। ओके, मतलब जो ये मैग्नेटिक एनर्जी है
इन्होंने कुछ ऐसा किया मैग्नेटिज्म के साथ, मैग्नेट के साथ, जिसके मदद से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगा। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे एक एक्टिविटी की मदद से बताया गया कि उन्होंने किया क्या था। तो यहाँ पे सबसे पहले एक आपको पाइप ले लेना है। पाइप कैसा लेना है? आयरन का लेना है। ओके, आयरन क्या है? कंडक्टर है। अच्छा, तो यहाँ पे आयरन का हम लोग पाइप ले लेंगे। उसके ऊपर क्या करेंगे? उसके ऊपर हम लोग कॉपर वायर जो है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड का मतलब कि आपने देखा होगा जो वायर्स होते हैं उसके चारों तरफ प्लास्टिक का एक कवर चढ़ाया होता है, लेकिन आपको ऐसा कॉपर वायर लेना है जिसके ऊपर आपका प्लास्टिक का कवर चढ़ाया हुआ नहीं हो। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका रॉड है इसके ऊपर आपको रोल करते हुए एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लेकर जाना है और इसको कनेक्ट कर देना है बल्ब के साथ, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, दोनों साइड में इसको कनेक्ट कर देना है बल्ब के साथ। तो बल्ब के साथ कनेक्ट करने पे अब होगा क्या, यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेट लिया, तो मैग्नेट को जब हम लोग आगे साइड में लेकर जाएंगे तो ये जो बल्ब होगा ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, यानी जलना स्टार्ट कर देगा। और जब हम लोग इसको पीछे भी लेके जाएंगे कुछ स्पेसिफिक एरिया तक, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ तक लेकर जाएंगे तो ये बल्ब जलना स्टार्ट कर देगा। इसके पीछे लेके जाएंगे तो अब बल्ब नहीं जलेगा। ओके, तो ऐसा ही यहाँ पे बताया गया है कि इसको आगे पीछे इस मैग्नेट को हम लोग को क्या करना है, आगे पीछे करना है, जिसकी वजह से ये बल्ब जलेगा। अगर हम लोग इसको मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं, यानी एक ही जगह पे रखते हैं, तो इस केस में ये बल्ब नहीं जलेगा। ओके, एक जगह पे रखना है तो इस केस में ये बल्ब नहीं जलेगा। इसको आगे पीछे करते रहना है, यानी कि कुछ टू एंड फ्रो मोशन इस मैग्नेट का करना है, जिसकी वजह से ये बल्ब जलेगा। अब ये नहीं करना है कि इसको इसमें जाके सटा दे, इन दोनों को सटाना नहीं है, इन दोनों को थोड़ा से दूर दूर पे ही टू एंड फ्रो मोशन करना है, जिसकी वजह से ये बल्ब जलने लगेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ओके, अब इसको समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अच्छे से होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको हम लोग जनरेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। किससे बनता है? मैग्नेटिक फील्ड्स के चेंज होने की वजह से। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको पता होगा कि नॉर्थ साइड में इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना होगा। ओके, और ये साउथ साइड में भी इसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बना होगा कुछ इस टाइप का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जब इस मैग्नेट को आगे पीछे लेके जाएंगे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपका आगे पीछे होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के ही आगे पीछे होने की वजह से ये बल्ब आपका जल रहा है। मैग्नेट आगे पीछे हो रहा है, यानी कि उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है? आगे पीछे हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के ही आगे पीछे होने की वजह से ये आपका जो बल्ब है ये जलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बल्ब क्यों जलता है आपको पता है? बल्ब जला है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के कारण। तो यहाँ पे हम लोग का मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेट की वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो यही आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। The discovery and understanding of the phenomena of the electric magnetic induction is based on a series of experiments carried out by Faraday and Henry। तो ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है इसके बारे में हम लोग को फैराडे और हेनरी के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के करने के बाद पता चला। ओके, इसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स बताया हुआ है, यानी कि उन्होंने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट को करते टाइम, उन्होंने क्या देखा, इसी के बारे में यहाँ पे 4 पॉइंट्स में बताया हुआ है। पहला पॉइंट है, वेन एवर देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट्स एंड अ कॉइल। जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन होता है, यानी कि मैग्नेट या तो आगे पीछे हो या फिर कॉइल जो है वो आगे पीछे हो। ओके, तो यहाँ पे कॉइल का आगे पीछे होने की वजह से ये काम नहीं होगा। तो रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड अ कॉइल का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट का ही आगे पीछे होना ज़रूरी है, क्योंकि मैग्नेट आगे पीछे होगा तब जाकर ही इसका मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे होगा। ओके,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट का आगे पीछे होना ज़रूरी है, टू एंड फ्रो मोशन करना ज़रूरी है, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट जो है ये प्रोड्यूस होगा, फ्लो होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स एज सून एज द मैग्नेट एंड द कॉइल आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी कि करंट का जो फ्लो है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था, वो उसी वक्त रुक जाएगा जब मैग्नेट रुक जाएगा। यानी कि मैग्नेट को जब हम लोग स्टेशनरी कर देते हैं, एक जगह पे रोक के रख देते हैं, आगे पीछे नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हम लोग का द फास्टर इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, द मोर इज द करेंट दैट फ्लो थ्रू द कॉइल। यानी कि जब हम लोग मैग्नेट को तेज़ी से आगे पीछे करेंगे तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होगा। ये मैग्नेट को हम लोग आगे पीछे ज़्यादा स्पीड में करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हम लोग का ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ओके, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये हम लोग का ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। फोर्थ नंबर देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑब्टेन्ड बाय मोशन मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये जो हम लोग का है मैं इसी से बताता हूँ। यहाँ पे जब हम लोग इस मैग्नेट को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो करंट का जो फ्लो होगा इसमें, ये जो कॉइल है इसमें करंट का जो फ्लो होगा उसका डायरेक्शन अलग होगा। ओके, और जब हम लोग पीछे की तरफ लेके जाएंगे इसको तो इस कॉइल में करंट का जो फ्लो होगा उसका डायरेक्शन अलग होगा। मतलब आगे ले जाने पे कॉइल में करंट का डायरेक्शन अलग होगा और पीछे ले जाने पे कॉइल में करंट का डायरेक्शन अलग होगा। इसी के बारे में बताया हुआ है। अब आगे देखते हैं द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर्म द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल मॉडर्न डे जनरेटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। यानी कि जो हम लोग आज के ज़माने में मॉडर्न डे में जनरेटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स देखते हैं तो ये भी आपके किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आप लोग डिफिनीशन याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछता है। ओके, आगे देखते हैं द जनरेटर सेल वाज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर्स के केस पे क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है स्टार्टिंग के टाइम पे। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब जनरेटर हम लोग को ऑन करना होता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपने देखा हो कि अभी का जो जनरेटर है उसमें कुछ स्ट्रिंग टाइप का अगर लगा होता है तो इसको जब हम लोग हाथों से खींचते हैं तो हाथों से खींचने पे क्या होता है, ये हम लोग मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ मैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और यहीं जाके क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये अब मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसके कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत कम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड किए होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो होता है जनरेटर वो बहुत ज़्यादा देर तक सप्लाई करता है। ऐसा क्यों होता है, पहला रीज़न है कि उसमें हम लोग फ्यूल डालते हैं, फ्यूल उसमें होता है, और दूसरा रीज़न है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वहाँ पे परफॉर्म होना। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, ये आपका छोटा सा दिया हुआ है माइकल फैराडे के बारे में, ये आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, वैसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से मिलेंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा।